नमस्कार। पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पौधों की प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कौन कौन से पौधे हैं और उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें से भी कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट व अन्य सभी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ एक विशाल पेड़ होता है और ये ऐसा होता है जो 24 घंटे प्रकाश को संश्लेषित करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया 24 घंटे भी करता रहता है। इसलिए यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है। पीपल ही और पीपल के अलावा अन्य कोई वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते हैं। बाकी सभी पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराते हैं। पीपल के बारे में एक और भी बड़ा तथ्य है कि इसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बौद्ध वृक्ष भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी एक विशाल पेड़ होता है और इसकी शाखाएं जो होती हैं वो जड़ें निकलती रहती हैं। मतलब जो शाखाएं हैं यहाँ से भी जड़ निकलती हैं और वो आके ज़मीन में मिल जाती हैं। फिर शाखा जो है उसमें भी, मतलब इस प्रकार से इसकी जो जड़ें हैं वो शाखाओं से निकलते हैं और जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं और यहीं पेड़ को सपोर्ट प्रदान करते हैं और जो जड़ें हैं वो ज़मीन से लग जाती हैं, इसलिए इसका विशाल रूप बनता जाता है। अगला पेड़ जो है वो है केले का पेड़ और केला का पेड़ में कोई तना नहीं होता है, इसलिए इसे साक बोला जाता है। ये इसका तना हरे रंग का तथा कमज़ोर होता है क्योंकि तना होता नहीं है। इसका प्रयोग फल व फूल को खाने में किया जाता है और केले की सब्जी भी होती है और केले का फल के रूप में भी प्रयोग होता है। अगला पेड़ है नेफेथेंसिस या घटपर्णी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में आता भी ये क्वेश्चंस है कि घटपर्णी कैसा पेड़ होता है। तो ये एक कीट भक्षी पेड़ होता है और यह अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा होते हैं। तो इसलिए इसे भक्षी पेड़ भी बोलते हैं। ये भारत में मात्र एक जगह पाया जाता है, वो मेघालय में पाया जाता है और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अगला पेड़ है जैसे रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है और जो जड़ें होती हैं इसके भी 30 गुना गहराई तक होती हैं। मतलब बहुत अंदर तक, मतलब लगभग काफ़ी अंदर तक होती हैं। और क्योंकि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में होती है तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पत्तियाँ इसमें नाक के बराबर होती हैं और इसमें तना ही मुख्य होता है इसके, और ये अपने तने में ही पानी को इकट्ठा करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी की कमी होने पर तने में छेद करके उसका प्रयोग करते हैं और उससे पानी निकालते हैं। अगला वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है और जो भारत का रेगिस्तान है ये थार का रेगिस्तान है। और रेगिस्तान एरिया होती कौन सी है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र होता है। इस वृक्ष की लकड़ी में लगभग कीड़ा दीमक जो होता है वो नहीं लगता है और फलियों से सब्जी भी बनती है और छाल का प्रयोग जो होता है वो एक दवा के रूप में भी होता है। इस वृक्ष से ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और बच्चे जो होते हैं इसकी छाया में खेल भी सकते हैं। अगला पेड़ है वो है नीम का पेड़। नीम का पेड़ लगभग अपने उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है
तो इसीलिए, और उत्तर भारत की जो है वो पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें पतझड़ भी होता है, तो इसलिए पतझड़ी वन भी इसे कहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो इसमें सभी इसकी पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं और उसके बाद पुनः पत्तियां निकलती हैं। और इसके फल को हम निवोली भी कहते हैं और इसका प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में होता है। नीम अगर आप पीते हैं तो नीम के पीने से रक्त जो है वो साफ़ हो जाता है, परंतु ये कड़वा बहुत होता है, इसलिए सभी के पीने की क्षमता नहीं होती है। ये सभी सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसका प्रयोग वर्तमान में जैविक कीटनाशक भी बनाने में किया जाता है और इस समय की फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइज़र, ठीक, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला पेड़ है तुलसी का पेड़। ये एक पूजनीय पेड़ भी होता है हिंदू पर्व में, और हिंदू में बहुत ज़्यादा ये होता है, और ये एक शाक के रूप में होता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ओसीमम सैकटम कहा जाता है और हिंदू समाज में इसे पूजनीय माना जाता है, और क्योंकि इससे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी बनती हैं। जैसे आपको जुखाम है तो जुखाम में अगर आपको कोल्ड फीवर है तो बहुत ज़्यादा तुलसी फ़ायदा करती है। अगला पेड़ है वो है नागफली। नागफली जो होती है वो मतलब डेजर्ट में पाया जाता है और इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तना हरे रंग का होता है और इसी को ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। आइए कुछ इसके प्रश्न जो हैं वो देख लेते हैं। तो घटपर्णी पौधे निफेथेंसिस किसको खा जाते हैं? तो ये मेढकों को, कीड़ों मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, इसीलिए इसे भक्षी पेड़ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ में नहीं है? तो जड़ें भोजन का भंडारण नहीं कर पाती हैं, ठीक, करती हैं सॉरी। फिर अगला है रेगिस्तान का ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर तक रहती हैं और पानी तक न पहुंच पाएं। उस पेड़ की जड़ों को गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में के मेघालय में पाया जाता है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेफेथेंसिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में पौधा पाया जाता है तो ये मेघालय में पाया जाता है। प्रक्रिया किसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? तो उसको हम परागण बोलते हैं। तो ये हमारी 17 नंबर की पर्यावरण की क्लास थी। अब पर्यावरण भी आपको क्लास मिल रही है, साइंस की भी क्लास मिलेगी, जीके की भी क्लास मिलेगी और इसी वजह से हम हर सब्जेक्ट हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग भी अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।